तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इन्वायरमेंट का, जो विजन आई है इसकी मैगजीन है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर क्या होता है, न्यूज़ में था तो आई थॉट के ये भी ऐड कर ही लेते हैं। इसमें ग्रीन वाटर को क्या कहते हैं, एक मॉइस्चर जो वाटर में होता है इन सॉइल और वेजिटेशन। मतलब पानी नहीं है ना, ग्रीन वाटर क्या है, मॉइस्चर, नमी जो होती है मिट्टी और जो है वेजिटेशन, मतलब प्लांट्स में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ में, इसको जो है इसको कहते हैं ग्रीन वाटर। अ पार्ट ऑफ जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वेपोरेशन, कंडेंसेशन होता है, फिर रेनफॉल होता है, फिर रन ऑफ वाटर आता है, फिर समुद्र में आता है, वहाँ से फिर वेपोरेटर होता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। ग्रीन वाटर जो है ये रूट्स के द्वारा, जो जड़ों के द्वारा जो अब्जॉर्ब किया जाता है, जो और जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, डिफरेंट और पर्पजेज के लिए, ये रिलीज होता है दोबारा से एटमॉस्फेयर में। किसके, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से। ये हमें जो हमने ज्योग्राफी में भी देखा था। अब ये बड़ा ज़रूरी है रेनफॉल जनरेट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को एक हद तक जो है मिटिगेट करने के लिए। ब्लू वाटर क्या है, इज अबाउट जो इनकपसिंग सरफेस है या ग्राउंड वाटर है, जो लेक्स में, रिवर्स में, रिजर्वायर्स में पाया जाता है। तो ब्लू वाटर जो है वो प्रेसिपिटेशन के द्वारा दोबारा से रिचार्ज होता है। बारिश होती है जब, तो वो लेक्स, रिवर्स, ये रिजर्वायर्स जो ये पानी की वजह से भरती हैं। तो ब्लू वाटर तो सिंपली वो है। और ग्रीन वाटर जो है जो प्लांट्स, वेजिटेशन और सॉइल में जो है मॉइस्चर के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में थी। पहली है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरिंग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना एंड फ्लोरा, जिसको हम लोग साइट भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने, जिसकी वेरियस अपेंडिक्सेस होती हैं। इसका हेड क्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ये एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग है। मतलब जो इसे साइन करेंगे, जो इसे रेक्टिफाई करेंगे, उन पे लीगली बाइंडिंग है कि वो ये काम करेंगे ही करेंगे, वो इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे नहीं। ये एग्रीमेंट जो है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो स्पेसिमिन, जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को जो है, जो हम ट्रेड करते हैं एक दूसरी कंट्री के साथ, वो जो है उनकी सर्वाइव जो है थ्रेटन ना करे, डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइव ऑफ द स्पीशीज। जो सर्वाइवल है स्पीशीज़ का, कहीं इतना हमने एक्सेसिव ट्रेड भी नहीं करना है किसी स्पीशीज़ में कि वो ख़त्म ही हो जाए एक कंट्री से। खासकर जो जो IUCN के जो है लिस्ट में। ठीक है, ये ड्राफ्ट हुआ था 1963 में, फॉलोइंग जो IUCN रेजोल्यूशन के तहत, और फोर्स में आया 1975 में। तो साइट याद रखना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजरिंग स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। इंटरनेशनल ट्रेड है जो है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, जो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे, इतना ही ट्रेड करना है हमें। इंटरनेशनली एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 184 पार्टीज जो हैं इसकी मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। साइट्स के अपेंडिक्स से साइट में जो लिस्ट दी हुई है स्पीशीज़ की, उनके डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उन पे प्रोटेक्शन है कि इनका ओवर एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिए। अगर साइज की जो साइट की अपेंडिक्स 1 देखें, तो स्पीशीज़ जो थ्रेटन्ड है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एक्सटिंक्ट क्या होता है, हमने IUCN जब देखा था उस पर फर्स्ट क्लास में इन्वायरमेंट का, उसमें डिस्कस किया। जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड, जो साइट के पहली अपेंडिक्स में है, मतलब उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो क्या है, उस पर ट्रेड नहीं हो सकता जो स्पीशीज़ अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज़ हैं जिनको अभी करंटली तो कोई ख़तरा नहीं है, बट मे बिकम खतरा हो सकता है अगर उनका कंट्रोल हिसाब से ट्रेड ना किया गया। तो ट्रेड को रिक्वायर होता है कि एक एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो लिया जाएगा। कोई भी इंपोर्ट परमिटेड नहीं है, नो इम्पोर्ट इज परमिटेड, परमिट इज जनरली नीडेड। इम्पोर्ट परमिटेड नहीं चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए परमिट होना चाहिए, जो जो अपेंडिक्स 2 में। अपेंडिक्स 3 में जो स्पीशीज़ हैं वो लिस्ट की गई हैं पार्टीज़ की, जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वेस्ट पे, ताकि प्रिवेंट किया जाए किसी भी तरह का अनसस्टेनेबल या इलीगल जो है इन स्पीशीज़ को जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तो अप्रोप्रिएट एक परमिट और या सर्टिफिकेट चाहिए इनके ट्रेड करने के लिए। वो अलग अलग मुल्कों के हिसाब से जो वो चाहेंगे उन जिन स्पीशीज़ को, उन पे जो है वो अपेंडिक्स में ऐड की जाएगी उनकी रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा, साइट की कुछ रिपोर्ट्स और वो चीज़ें हम देख लेते हैं। वो क्या रिपोर्ट है, एक है साइट की है रोजवुड ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट, पहली ये है। दूसरी एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है ट्रेड रिपोर्ट। ये 2 रिपोर्ट्स जो है याद रखना, बाकी भी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है एक साइट की रोजवुड
जो ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट है, एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। ओके, एक है, फिर हम चलते हैं IUCN की तरफ। देखो, इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसके बारे में हम लोगों ने बड़े डिटेल में पिछली क्लास में पढ़ा था, किस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज इसमें दी हुई हैं कि इंडेंजरिंग, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, एक्सटिंक्ट, अच्छा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये सारी ये कैटेगरीज में जो है वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ को डालता है। इसका जो है ग्लैंड जो है स्विट्ज़रलैंड में, इसका भी है। IUCN जो है पहली ग्लोबल जो है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है किस तरह से नेचर को जो है बचाया जाएगा और उसको सस्टेनेबली रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, ताकि फ्यूचर को ध्यान रखते हो। 1948 में ये बनी है, ठीक है। मेंबर जो है गवर्नमेंट है, वेरियस गवर्नमेंट है मुल्कों की, NGO है और बाकी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसके मेंबर है। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना है बायोडाइवर्सिटी को, कैसे कंजर्व किया जा सकता है प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो होते हैं। सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होगा ताकि फ्यूचर को भी ध्यान रखे, ये नहीं कि आज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा कि कल के लिए बचे ही ना कुछ। और इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारी इन्वायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसी। कुछ की इनिशिएटिव है IUCN की ग्रीन लिस्ट, जो रिकॉग्नाइज करती है इफेक्टिव कंजर्वेशन एरियाज। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से जो वेरियस पार्टीज़ यहाँ के मिलती हैं, बात करती हैं किस तरीके से कंजर्व किया जाएगा नेचर को। नेचर बेस्ड सोल्यूशन यूज़ करती हैं नेचर को ही टैकल करने के लिए, जो है चैलेंजेस, जो क्लाइमेट चेंज से जो वेरियस चैलेंजेस आते हैं। रिपोर्ट अगर देखें तो एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन है, ये एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो एग्रीकल्चर का है और उसके बिटवीन एग्रीकल्चर और उसकी कंजर्वेशन, किस तरह से एग्रीकल्चर को जो है बचाया जा सकता है। एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है उसको बचाने में, उसको कंजर्व करने में। और ये चीज़ एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन, याद रखना ये FAO की नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं है, ये IUCN की है, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। दूसरी की फाइंडिंग जो है, एग्रीकल्चर जो है डायरेक्टली जो है इस रिपोर्ट के 34% ऑफ स्पीशीज, एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन्स 34 ऑफ स्पीशीज असेस्ड ऑन द IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीशीज की। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो है 34% स्पीशीज़ को अफेक्ट करता है। अबाउट 70% स्पीशीज़ जो IUCN की रेड लिस्ट पे वो जो है हैव एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंटेड एज हैबिटेट, कि 17% स्पीशीज़ जो हैं उनका हैबिटेट जो है ये एग्रीकल्चर है, कि वो यहाँ पे रहती है, उनका नेचुरल इन्वायरमेंट। एक है प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट, ये इवेलुएट करती है प्रोटेक्टेड एरियाज जो है बड़ी इफेक्टिवनेस, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्लाइमेट चेंज के लिए प्रमोट करता है, किस तरीके से हम नेचरली जो है क्लाइमेट के वेरियस चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं, उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करती है नेचर से। ओके, तो ये IUCN थी, एक साइड था, ये दो चीज़ें हमने देखनी थी। नेक्स्ट है एक इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। देखो, इसका है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है नियरली 100 कंट्रीज। नॉन प्रॉफिट है इसका है मकसद, इसका एम जो है वो डेवलप करना और डिलीवर करना बड़े अलग तरह के इनोवेटिव सोल्यूशन, ताकि कैसे कम्युनिटीज़ को ये वाइल्ड लाइफ जो है और जो प्लेसेस हैं जहाँ पे ये एनिमल्स जो है ये रहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। ये 1961 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है IUCN के हेडक्वार्टर में जो मोरगेस स्विट्जरलैंड, इसको रीनेम किया गया एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर 1985 में। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुई एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट 1969 में। ओके, ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अर्थ आवर, ये ऑर्गेनाइज करता है, WWF जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। फिर है जो है ऑब्जर्व एवरी ईयर्स इन मार्च बिटवीन इन कंट्रीज, जो है कंट्री के लोकल टाइम पे। रिपोर्ट और इंडिका अगर देखें, वेरियस रिपोर्ट्स अगर इनके हम देखें तो वो है लिविंग प्लांट्स रिपोर्ट है, जहाँ इसकी कुछ ये एक रिपोर्ट है इनकी, ठीक है, WWF की रिपोर्ट है लिविंग प्लांट रिपोर्ट। इसने पाया कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है बाई 73% ओवर द पास्ट 50 ईयर्स में। 1970 से 2020 में 73% जो है जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। जो फ्रेश वाटर पॉपुलेशन है, जो साफ पानी में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है सफ़र कर रही है, हैवीएस्ट
डिक्लाइन सबसे ज़्यादा कम हुई है बाई टेरेस्ट्रियल एंड मैरिज। अगर हम टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे रहने वाली वाइल्ड लाइफ देखें, और जो मरीन मतलब सीज़ में देखें या नमकीले पानी में सॉल्टी वाटर में देखें, उसके अगर कंपैरिजन में हम देखें तो जो साल्ट वाटर में जो स्पीशीज़ रहते हैं वो 73% के रेट से डिक्लाइन हुई है पिछले 50 साल। तो अगर हम अडॉप्टिंग इंडियाज़ कंजम्पशन पैटर्न, अगर हम इंडिया जिस हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ जो और इन्वायरमेंट को जिस तरीके से यूज़ करता है, अगर वैसा पैटर्न हम फॉलो करें वर्ल्ड लाइफ का, वो पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड वाइड वैसा पैटर्न फॉलो करें तो हमें वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाई 2050। हमें 2050 तक जो है एक अर्थ जितना जो है कम यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आधे रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है अगर हम इंडिया के जो जैसे कंजम्पशन पैटर्न है जिस तरीके से वो चीज़ें यूज़ करते हैं, अगर वैसा हम करें तो ठीक है। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का पहला टॉपिक जो है 2.1 है वो नेशनली डिटरमाइंड जो है कंट्रीब्यूशन, NDCS। ये क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वो क्या है कि जो हर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वैसे क्या होता है, हर कंट्री ने मतलब ईच पार्टी जो है जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत उन्हें ये रिक्वायर्ड था कि वो इस्टेब्लिश करे एक अपना NDC और अपडेट करे इसको 5 साल में। इंडिया ने अपना पहला जो NDC है वो सबमिट किया था 2015 में और इसे अपडेट किया था 2022 में। क्या है ये क्या होता है? एक क्वालिटेटिव टारगेट है फॉर 2030। मतलब जैसे हम लोग अपना जो है एमिशन जो है इमिशन की इंटेंसिटी है उसके GDP के लेवल से फ्रॉम 2005 के लेवल से वो रिड्यूस करेंगे 33 से 35%, जो 2015 में हमने कहा था। उसको अपडेट करके हमने कहा 45% जो है हम अपना एमिशन जो है इंटेंसिटी जो GDP के ऑफ इट्स GDP जो है वो हम 45% कम करेंगे। प्रोग्रेस जो हमने अचीव कर लिया 33% बिटवीन 2005 से 19 में। ओके फिर जो है क्यूमुलेटिव एक और NDC था जो हमने जो है हमारा नेशनली डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन था कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए। क्यूमुलेटिव जो इलेक्ट्रिसिटी पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है जो नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है। नॉन फॉसल, हम तो कोल से भी थर्मल पावर प्लांट जनरेट करते हैं, लेकिन वो जो है वो कार्बन जो है साइकिल के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब कि वो फॉसल फ्यूल से जो है कार्बन की एमिशन होती है तो वो तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं हुआ ना। तो हम नॉन फॉसल फ्यूल भी है जिसमें पेट्रोल डीजल कोल इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा, जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ये चीज़ों का यूज़ करके। तो हमने प्रीवियसली 2015 में टारगेट दिया हम 40% तक जो है नॉन फॉसल फ्यूल जो है बेस जो है एनर्जी जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जैसे विंड एनर्जी सोलर एनर्जी टाइडल एनर्जी इस तरीके की। तो वो जो है हमने 50% जो है 2022 में उसको अपडेट किया। 15 में हमने 40% का जो है हमने वॉलंटरी बोला था, ये हमने इंक्रीज करके 50% हमने अचीव कर लिया 43% एज ऑफ अक्टूबर 2023। हम क्रिएट करेंगे एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू जो है हम फॉरेस्ट लगाएंगे, ट्री कवर्स लगाएंगे। तो हम इससे क्या होगा 2.5 से 3 बिलियन जो टन है CO2 इक्विवेलेंट कि जितना हम CO2 एमिट कर रहे हैं उतने हम पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि वो स्टोर कर ले। ठीक है, सेम एज 2015। हाँ तो नोट जो है ना इस तरीके से हमने सेम एज इन 2015 हमने 203 बिलियन, तो ये हमने ऑलमोस्ट अचीव ये भी किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो NDC है वो जो है हम लोग अचीव कर रहे हैं। जो NDC क्या होता है, एक कंट्री कहता है वॉलंटरली कि हम इतना जो है क्या करेंगे, हम इतना जो है नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए जो वर्ल्ड का वो हम लोग वेरियस एक्टिविटीज़ जो GDP की करेंगे, जैसे एमिशन अपना कम करेंगे, नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट कवर लगाएंगे। तो वो वेरियस टारगेट्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट के हर पार्टी को जो है वो रिक्वायर्ड था कि वो एस्टैब्लिश करे अपना खुद का और हर 5 साल में उसको अपडेट करे। नोट ये करना है यूनिट्स के जो अपडेटेड NDC है 2022 का हैज़ इंक्लूडेड ए कंपोनेंट, एक और चीज़ उसने ऐड की कि मास मूवमेंट ऑफ लाइफ के लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये एक इंडिया का इनिशिएटिव है, एक की है अचीव करने के लिए अपने जो ये क्वालिटेटिव टारगेट है। ठीक है, तो ये NDC है। ठीक है, NDC याद रखना ये पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। कुछ इसके रिलेटेड अगर कंसेप्ट देखें तो इंडिया का पंचामृत, इंडिया ने कमिट किया कि 5 क्लाइमेट एक्शंस एज ए पंचामृत जो COP26 जो ग्लासगो में हुई थी उसमें कि हम लोग जो है ये पंचामृत क्या है कि रिच
500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी है वो 2030 तक हम मीट करेंगे। 50% अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है, वो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से बाई 2030। रिडक्शन कम करेंगे जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्टेड जो कार्बन एमिशन है 1 बिलियन टन से, मतलब समझ लो अगर हमारा 20 मिलियन टन होता नहीं, 20 मिलियन टन जो है वो कार्बन एमिशन हो रहा है, तो हम 2030 तक कम से कम इसको 19 बिलियन तो करेंगे। तो 1 बिलियन टन जो है वो कम करेंगे एमिशन। हम रिड्यूस करेंगे जो कार्बन इंटेंसिटी टू इकोनॉमी के, अगर विद कंपैरिजन टू इकोनॉमी हम लोग जो है 45% बाई 2003-2005 के लेवल से। अचीविंग टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन, हम 2070 तक जो है नेट जीरो अचीव कर लेंगे। ठीक है। इंडिया का लॉन्ग टर्म जो लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसको हम LTLCDC कहते हैं, लॉन्ग टर्म जो है लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये क्या है? ये क्या है? वो सबमिट की गई थी, हमने UNFCCC को किया, इंडिया ने सबमिट किया 2022 में। मेंशन किया कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, उनकी ज़रूरत होगी, हमें फाइनेंशियली हमारी मदद करनी होगी, हम रेन्यूएबल पावर प्लांट लगाने के लिए, हमें ट्रांसमिट ग्रिड को जो है अपग्रेड करने के लिए, हमें इंट्रोड्यूस करने के लिए नया एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो क्या है? मेंशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत होगी जो डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है। तो ये NDC और जो उनके रिलेटेड कंसेप्ट है, इंडिया का पंच अमृत है, किस तरह से अमेरिका, अगर पूछेंगे कि इंडिया ने क्या अपने NDCs को जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अचीव किया है, यस। क्या उसने अपडेट पहली बार कब किया था? 2015 में। दूसरी बार अपडेट, पहली बार अपडेट कब किया? 2022 में। ठीक, अडॉप्ट कब किया? 2015 में इंडिया ने। और ये किस एग्रीमेंट, कॉप के किसके? तो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू है, याद रखना। ठीक है। हमने पंच अमृत कहाँ लॉन्च किया? ग्लासगो में। ओके। नेक्स्ट चलते हैं 2.2 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कन्वेंशन और इनिशिएटिव्स वेरियस देखते हैं। वेरियस कॉन्फ्रेंस जो है, कन्वेंशन और इनिशिएटिव। UNFCCC COP29 होता है। न्यूज़ में क्या था? COP29 यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC भी कहते हैं, वो होता है बाकू में, अजरबैजान। एंडिंग विद एक बाकू क्लाइमेट पैक्ट होता है और उसके और बहुत सारे वेरियस एग्रीमेंट होते हैं। तो COP29 कहाँ हुआ? क्वेश्चन ये ना, COP29 कहाँ हुआ? तो हमने क्या बताना है कि बाकू, अजरबैजान में, अजरबैजान। ठीक है। क्या है अबाउट का जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? देखो, कोप जो है ना एक UNFCCC की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके जो UNFCCC के मेंबर है ना, ये हर साल मिलते हैं और रिव्यू करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, किस तरीके से हमने जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, जो 1992 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड समिट के साथ, हर साल कोप की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेरियस पार्टीज़ के जो वेरियस मुल्क मिलते हैं, वो क्या प्रोग्रेस हुई है एक साल में, हमने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, उससे काम करने के लिए क्या प्रोग्रेस किए हैं, और निगोशिएट करते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं आगे कौन कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए जाएँ जिससे हम लोग जो है नेट ज़ीरो अचीव कर पाएँ। COP29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हुई। COP30 कहाँ होने वाली है? COP30 हो रही है बेलम, ब्राज़ील में, नवंबर 2025 में। ठीक है। फर्स्ट COP मीटिंग जो कहाँ हुई थी? वो बर्लिन, जर्मनी 1995 में हुई थी। ठीक है। तो जो कुछ की आउटकम्स देखते हैं जो हुए हैं 2000 जो है COP29 में। एक न्यू जो है कलेक्टिव जो है क्वालिफाइड गोल जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में हुआ है, या बाकू फाइनेंस गोल, जिसको गोल ये है कि क्लाइमेट चेंज एक्शन को डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करना, हमने पैसा देना है, तो ट्रिपल फाइनेंस करना, अप टू जो है 300 बिलियन जो है वो एनुअली हर साल देने होंगे भाई 2035। प्रीवियस 100 बिलियन का गोल था, इसको 300 बिलियन कर दिया है $। ठीक है। एफर्ट है कि 1.3 ट्रिलियन जो है वो एनुअली जो है वो मोबिलाइज किया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज से। ये जो है डेवलप कंट्रीज जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे ताकि वो भी अपना इन्वायरमेंटल गोल्स जो है वो अचीव कर पाए, वो भी जो है अपना इमिशन कार्बन का कम करें, नेट जीरो अचीव करने में मदद करें, वहाँ पे रेन्यूएबल प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे। तो बाकू फाइनेंस गोल याद रखना, इसमें ट्रिपल किया गया है, $300 बिलियन जो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किए जाएंगे एनुअली हर साल। दूसरी चीज है, एक आया है कार्बन मार्केट जो आर्टिकल 6 है, फाइनलाइज द रूल, जो रूल्स है आर्टिकल 6 के रिलेटेड टू कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश की जाए अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट।
हम COP 29 पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं 25 मिनट्स की, जिसमें बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ऑल जो ट्रांसपेरेंसी नेगोशिएशन है आइटम जो कंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग जो इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ये भी है। जो ETF है, जो इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, वो इनहेंस ट्रांसपेरेंसी जो फ्रेमवर्क है वो इस्टेब्लिश किया गया है, एक सिस्टम जहां कंट्रीज़ को जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उन्होंने क्लाइमेट रिलेटेड क्या एक्शन लिए, इंक्लूडिंग क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, मिटिगेशन के लिए क्या किया है उन्होंने, बचने के लिए कौन कौन सी जो है एफर्ट्स लगाई हैं जो चेंजेस इन इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट करने के लिए। पहली जो है सबमिशन हुआ बाइनियल जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट का है 13 कंट्रीज़ के द्वारा अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो BTR जो है बाइनियल जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है वो सबमिट किया है कंट्रीज़ ने अंडर ETF इनहेंस, जिससे ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क कोड के सामने आएगा सब चीज़। तो बाकू डिक्लेरेशन जो है ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी पे, और बाकू क्लाइमेट जो है ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म है, वो लॉन्च किया गया सपोर्ट करने के लिए, फुल्ली इंप्लीमेंट हो। लोग क्या काम कर रहे हैं वो सामने भी तो आना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि बता कुछ रहे हो कुछ रहा है। तो पीपल्स व्हाट एफर्ट्स कंट्रीज आर टेकिंग। एडाप्टेशन के रिलेटेड जो है, जो एडाप्टेशन है उसके रिलेटेड जो है लॉन्च किया गया एक बाकू जो है एडाप्टेशन रोड मैप, एडवांस करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, जो आर्टिकल 7 है पेरिस एग्रीमेंट। बाकू की एक हाई लेवल डायलॉग हुआ है एडाप्टेशन एनहेंस करने के लिए, जो UAE फ्रेमवर्क है ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, किस तरह से हमने एडेप्टेशन करना है। एनवायरमेंटल चेंज हो चुका है, जो हो चुका है उसको तो नहीं रिवर्स किया जाता ना। तो एस्टैब्लिशिंग एक सपोर्ट प्रोग्राम कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए। NAP जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है किसी भी कंट्री के मीडियम या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज या प्रायोरिटीज़ को किस तरह से वो अडॉप्ट करेंगे, जो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का हो रहा है जिन कंट्रीज़ पे। अब वो कैसे इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। कहीं टेम्परेचर बढ़ गया है, कहीं बारिशें नहीं हो रही, कहीं फ्लडिंग हो रही है, कहीं सी लेवल राइज हो गया है, कहीं वाटर स्कार्सिटी, इन चीज़ों को अडॉप्टेशन स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए बाकू अडॉप्टेशन रोड मैप है, एडवाइस की जाएगी किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है अडॉप्टेशन स्ट्रैटेजी। इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज, देखो ये देखना, अडॉप्टिंग बाकू वर्क प्लान और रिन्यू जो मैंडेट है ऑफ फैसिलिटेटिंग वर्किंग ग्रुप एंड ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनस पीपल। तो इंडिजिनस पीपल्स हैव, देखो ना, इंप्लीमेंटेशन वर्क प्लान जो 2025 में शुरू होगा, 3 फोकस एरिया होंगे। नॉलेज एक्सचेंज, लोकल लोगों को जो है लोकल इन्वायरमेंट की, वहाँ की वेजिटेशन की, वहाँ की वाइल्ड लाइफ की जो है ज़्यादा नॉलेज होती है, तो उनसे सीखा जाएगा, उनके साथ इंगेज किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी कि क्लाइमेट चेंज से ये इम्पैक्ट हुआ, आपको कैसे मिटिगेट करना है इसके साथ। उनकी नॉलेज, उन लोकल पीपल्स की जो है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा कि व्हाट कुड बी डन हियर टू इम्प्रूव द कंडीशंस। तो डाइवर्स वैल्यू और नॉलेज सिस्टम जो है क्लाइमेट पॉलिसी की डेवलप की जाएगी। नो पॉलिसी कैन बी फुल्ली सक्सेसफुल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटीज जिनके लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जेंडर और क्लाइमेट चेंज एक्सटेंड, जो लीमा वर्क प्रोग्राम था कि जेंडर और क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको और 10 साल के लिए जो एक्सटेंड कर दिया गया। लीमा वर्क प्रोग्राम जो है जेंडर एस्टैब्लिश किया गया था COP 20 2014 लीमा में, टू इंक्लूड के जेंडर कंसिडरेशन अंडर जो है कन्वेंशन इन पेरिस एग्रीमेंट। COP 25 में भी जो है पार्टीज ने एग्री किया था 5 साल के लिए लीमा वर्क को एक्सटेंड किया जाएगा। और ठीक है, कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे डेड लॉक है ऑन मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। डिवीजन ये लोगों में बटी हुई है, लोग डिवाइडेड है कि ओवर फॉसिल फ्यूल का क्या रोल होगा। ग्लोबल जो स्टॉक टेक असेसमेंट है बिकम ए पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी इन मेजरिंग द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। नेक्स्ट राउंड जो नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन का है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है अहेड ऑफ COP 30। क्या है यूएनएफसीसी जो है वो अडॉप्ट हुआ था 1992 में एट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और इंटर हुआ था फोर्स में आया था 1994 में। हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। पहला COP भी बोन जर्मनी में ही हुआ था, पहला COP भी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज को स्टेबलाइज करना है, जो उनका एटमॉस्फेयर में जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है परसेंटेज, और प्रिवेंट करना है किसी भी तरीके से जो इंसानों के दर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। 198 मेंबर पार्टीज है इंक्लूडिंग इंडिया। इनके कुछ की एग्रीमेंट देखे, अगर आपको पढ़ना भी है तो आप एक क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ सकते हो 1987 का, जिसमें बाइंडिंग कमिटमेंट्स है, मतलब करना ही होगा डेवलप कंट्रीज के लिए कि उन्हें अपना ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो कम करना होगा।
एक पेरिस एग्रीमेंट है 2015 का, जिसमें जो है ये भी कहा गया है कि ग्लोबल अकॉर्ड टू लिमिट द राइजिंग, जो टेम्परेचर राइज है उसको 2% से कम करना पड़ेगा और एमिंग एट 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है। ये दो जो है, ये दो एग्रीमेंट्स आप पढ़ लेना। इसी में पेरिस एग्रीमेंट में भी एनडीसी भी है, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन भी है, नेट जीरो अचीव करने की बात भी है, ठीक है, जो इंडिया का 2070 तक अचीव करना है हमने। तो ये दो चीज़ें, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जिसमें बाइंडिंग कमिटमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो रिड्यूस करेंगे सीएनजी गैस, और एक की एग्रीमेंट से 2015 के ग्लोबल अकॉर्ड के लिमिट करना है टेम्परेचर 2 डिग्री से कम, एम जो है 1.5 डिग्री का। तो ये दो याद रखना आप। नेक्स्ट चलते कुछ की इनिशिएटिव और डिक्लेरेशन जो लॉन्च किए गए COP29। एक COP29 में क्या है, रिड्यूसिंग मीथेन जो है ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन, ये भी एक COP29 में इस बार हुआ है बाकू में, ठीक है। ये क्या है कि यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उसने कन्वे किया कि क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी कोलिशन एम और बाकी डिटेल कि सेट सेक्टोरल टारगेट्स रिड्यूस करने के लिए मीथेन जो है ऑर्गेनिक वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, क्रॉप से जो मीथेन जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का। इसको कैसे कम किया जाए, सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन जो 2021 का ग्लोबल मीथेन प्लेज है जो लॉन्च किया गया था COP26 में, इसको सपोर्ट करना है। 35 कंट्रियों ने जो है साइन किया है, इंडिया ने एक्सक्लूडिंग इंडिया, रिप्रेजेंटिंग 47% जो ग्लोबल मीथेन एमिशन है ऑर्गेनिक वेस्ट। इंडिया क्योंकि इंडिया एज ए लार्ज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड मे बी दैट कुड बी द रीजन बिकॉज एग्रीकल्चर इज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन एंड दैट्स वाई इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ दिस मीथेन, ओके, डिक्लेरेशन। दूसरी चीज में चलते हैं ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। ये COP29 की प्रेसिडेंसी में हुआ है। एम किया, ये टारगेट सेट द टारगेट 2030 तक कि डिप्लॉय करना है 15,000 गीगावाट जो एनर्जी स्टोर है इन पावर सेक्टर ग्लोबली, ठीक है, मोर देन 6 टाइम जो लेवल 2025 से 6 गुना ज़्यादा 2030 ग्लोबल ग्रिड डिप्लॉयमेंट गोल, और एडिंग और रीबर्निशिंग 25 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाया जाएगा, मतलब जो अक्रॉस कंट्रीज जो है 15,000 गीगावाट ऑफ एनर्जी जहाँ स्टोर की जाए और ट्रांसफर की जाए मल्टीपल एरियाज में। एक और है ग्रीन प्लेज, ग्रीन एनर्जी प्लेज या ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर्स। 2019 की प्रेसिडेंसी में इन पार्टनरशिप विद जो है UNIDO, UNEC और UNESCAP, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो एम किया गया, प्रमोट किया जाएंगे ग्रीन एनर्जी जोन, टैकल करने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ जोन्स होंगे जहां पे जो है एक एरिया है, मतलब फॉर एग्जांपल जहां पे सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज हो जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रेन्यूएबल होंगे, स्टोरेज एनर्जी की रेन्यूएबल होगी, यूजेज ऑफ एनर्जी मतलब कंप्लीट नेट जीरो रेन्यूएबल एनर्जी, ऐसे जोन्स बनाए जाएंगे, ग्रीन एनर्जी जोन्स, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन COP29 प्रेसिडेंसी, एम है कि एक्सेलरेट प्रोडक्शन और यूज जो है क्लीन हाइड्रोजन का। अब क्लीन हाइड्रोजन से यहाँ क्या मतलब है, देखो हाइड्रोजन फ्यूल जो है फॉसल फ्यूल्स का भी यूज किया जाता है, लेकिन नहीं, यूज ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, क्लीन हाइड्रोजन। ये नॉट लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड द कंट्री कि वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, चेंजेस, ठीक है, रिक्वायर चेंजेस टू पार्टिसिपेट इन कंट्रीज को, नेशनल लॉज को, ठीक है। तो बाकू, हाँ, जो हारमोनिया जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है फार्मर्स के लिए COP29 प्रेसिडेंसी के लिए FOA के साथ मिलके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मिलके, उनके साथ मिलके जो है ये लॉन्च किया गया। इसका मकसद है इकोनॉलेज करना है फंडामेंटल रोल जो फार्मर्स का क्या है एज ए एजेंट क्लाइमेट चेंज में। ये FOA के द्वारा होस्ट किया गया है, जो पार्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट पार्टनरशिप। फास्ट जो एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जो एस्टैब्लिश किया गया था COP27 में 2022 में, ताकि स्ट्रेंथन कर दी कि क्वांटिटी और क्वालिटी जो है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की एग्री फूड सिस्टम में भी। फिर है क्लाइमेट फाइनेंस जो है एक्शन फंड, क्लाइमेट एक्शन फंड अजरबैजान। इसका एम है सपोर्ट करने हैं जो क्लाइमेट के रिलेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, रेवेन्यूबल मतलब टाइडल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, या सोलर एनर्जी रिलेटेड है, या फिर विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है पैसा दिया जाए, प्रोजेक्ट्स वहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में सपोर्ट किए जाएं, ताकि मीटिंग नेक्स्ट जनरेशन जो NDC है, ताकि विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस हम रख सकें। ये इट विल बी एक सेंट्रलाइज्ड और कंट्रीब्यूशन जो है फ्रॉम फासल फ्यूल, जो प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो फासल फ्यूल प्रोड्यूस कर रही है मुल्क, उनसे जो है पैसा लिया जाएगा, और कंपनीज जो ऑयल गैस और कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, उनसे जो है फंडिंग की जाएगी इन डेवलपिंग कंट्री को।
ये ऑपरेशनलाइज्ड होगा पोस्ट कंक्लूजन जो इनिशियल फंड रेजिंग है 1 बिलियन की जब वो हो जाएगी उसके बाद, व्हेन कंप्राइजिंग 10 कंट्रीज कमिटेड एज शेयर होल्डर। तो हेडक्वार्टर है बाकू अजरबैजान में इसका। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड याद रखना अजरबैजान। बाकू इनिशिएटिव जो क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड जो है BIC बिग फिट, ये क्या है? इसका है एम है कि एडवांस करना नेशनली एम्बिशियस और एक्शंस थ्रू यूटिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेड एज पर UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट। ये जो पैसा वैसा मिलेगा इसके हिसाब से जो है बड़ी बड़ी बातें हैं कि किस तरीके से जो है नेशन के एम्बिशंस जो है उनके एक्शंस जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के थ्रू जो है इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड फाइट करनी है, ये बड़ी बड़ी बातें। फिर है ग्लोबल मैच मेकिंग एक्सेलरेट करने, डीकार्बनाइजिंग करना, जो हैवी एमिटिंग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करना होता है उनको डीकार्बनाइज करना है, ठीक है, अमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में। बाकी छोटी छोटी बातें हैं जो है ये चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो पढ़ ली। 1.5 जो पार्टनरशिप है फॉर एक्शन क्लाइमेट ट्रांसफॉर्म पैक्ट, ये भी वही है। लोकल फाइनेंसिंग सेंटर इंक्लूजिंग करने हैं, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस की, डिक्लेरेशन डिजिटल एक्शन पे, कॉन्टीन्यूटी पे, बाकू जो इनिशिएटिव है, बिस्फिट, मैच मेकिंग, ग्लोबल एक्शन जो फाइनेंसिंग फंड है। अच्छा, हम एक चीज़ में नहीं है, एक चीज़ में इंडिया नहीं है, वो क्या है? रिड्यूसिंग मीथेन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन जो UNEP के द्वारा कन्वे किया गया था, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कोलेशन। मैथीन वाले में हम नहीं हैं, बाकी सब में हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, ओके। एक चीज़ आप यहाँ देखना कि एक ये भी है, हाइड्रोजन फॉर नेट जीरो LAC इनिशिएटिव। एम किया गया कि डेवलप और मॉडर्नाइज करने हैं सस्टेनेबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है, और मॉडर्नाइज करने जो पुराने हैं, ताकि एक सस्टेनेबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो हो सके। COP29 डिक्लेरेशन क्लाइमेट चेंज टूरिज्म छोड़ो, ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, ये देख लेना, लॉन्च की गई थी UAE के द्वारा डबल करने के लिए ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट भाई 2030। हमने भी यहाँ 5 स्टार फ्रिजीज और वेरियस चीज़ लगाई हैं, ISI मार्क्स। एक ये चीज़ याद रखना कि अगर ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट जो कितना पैसा चाहिए क्लाइमेट से लड़ने के लिए, अराउंड 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए पर ईयर अप टू 2030 तक, अगर हमें क्लाइमेट चेंज से एक्चुअली लड़ना है, ठीक है। तो ये वेरियस चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस की COP29 की। इंडिया ने क्या क्या किया है COP29? इंडिया ने क्या किया है, क्या है न्यूज़ में था? इंडिया क्लैरिफाइज इट्स जो क्लाइमेट निगोसिएशन स्टांस है UNFCCC की जो है COP29 में क्या किया है, देखते इंडिया का क्या था स्टांस। प्रपोज किया उसने गोल के 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो एनुअली जो है अंडर NCQS कि विद 600 बिलियन डॉलर जो है वो कमिंग फ्रॉम ग्रांट या इक्विवेलेंट रिसोर्सेज से आना चाहिए। अपोज चार्जेस टू द स्कोप ऑफ मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम एंड अटेम्प्ट टू अल्टर द टेम्परेचर गोल्स इन पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया असर्टेड के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्हें पैसा और टेक्नोलॉजी सपोर्ट देनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, अगर वो ट्रांजिशन करेंगी फॉसल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ। तो ये इंडिया का था। अपोज किया जो फॉलो अप मैकेनिज्म है ग्लोबल स्टॉक टेक आउटकम का। क्रिटिसाइज किया UAE का जो डायलॉग टेक्स्ट है फॉर द लेक ऑफ इस कनेक्शन टू फाइनेंस इम्बैलेंस और मिटिगेशन जो सेंट्रिक लैंग्वेज। ग्लोबल स्टॉक टेक वो प्रोसेस है जहाँ कंट्री टू सी वेदर वो कलेक्टिवली कोई प्रोग्रेस कर रही हैं पेरिस एग्रीमेंट को जो है मीट करने के लिए एवरी 5 ईयर। उन्होंने ये देखो, इंडिया ने ये भी कहा है कि एक क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए उनकी मेजर प्रोसेस का ऑन एडाप्टेशन, किस तरह से हम लोग चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडाप्ट कर रहे हैं। अपोज किया कि किसी भी थर्ड पार्टी डेटाबेस का यूज़ ना किया जाए, ठीक है, खुद डेटा कलेक्ट करो। और सपोर्ट किया एस्टैब्लिशमेंट जो बाकू रोड मैप का, जो बाकू रोड मैप है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। ये देखो बाकू रोड मैप किधर है? अरे यहीं कहीं हमने देखा था बाकू रोड मैप। चलो ठीक है, तो बाकू रोड मैप को इन्होंने अप्रिशिएट किया और इन्होंने ये कहा कि किसी थर्ड पार्टी डेटा जो है क्लाइमेट बेस किस तरह से अडाप्ट कर रहे हैं या यूज़ करना जो है वो कॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए।
इंडिया एट COP29 की कुछ साइड इवेंट डिजास्टर रेजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाए जाएं, जो अर्थक्वेक फ्लडिंग के टाइम पे या ड्रॉट के टाइम पे जो है अफेक्टेड ना हो, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए विद CDRI। फोकस किया कि क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 8 बिलियन फॉर 12 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग स्टेट्स जो है प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, ठीक है, कि ड्रॉट रेजिलियंट प्रोजेक्ट बनाए, डिजास्टर रेजिलियंट। लीड IT मीट, ये क्या है? LEAD, लीड IT मीट क्या है? को होस्ट की गई है स्वीडन के साथ। एम किया कि हम के लो कार्बन इंडस्ट्रीज बनाएंगे, जो कार्बन कम जो है यूज करेंगी, वैसी इंडस्ट्रीज की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे। एनर्जी ट्रांजिशन विद ग्लोबल साउथ, विद ISA सपोर्ट जो स्पॉटलाइटेड द सोलर एनर्जी रोल जो है कि डेवलपिंग नेशंस के लिए एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए सोलर इज वन ऑफ द बेस्ट। अदर जो है इंडिया स्वीडन जो है इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप हुआ है एटसेट्रा, ये आप याद रख लेना। इंडिया और स्वीडन का इंडस्ट्रीज किस तरह से लो कार्बन में हाई कार्बन जो अमिट कर रही है इंडस्ट्रीज, उससे लो कार्बन इंडस्ट्रीज में हम लोग कैसे जो है ट्रांजिशन करेंगे। हमने ऊपर बहुत बार आर्टिकल 6 का नाम सुना है। आफ्टर जो डिकेड ऑफ निगोसिएशन जो रूल है कार्बन ट्रेडिंग का अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, वो फाइनलाइज हुआ है। क्या है ये आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का? देखो, ये प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 6 जो है ये प्रोवाइड करता है एक तरह का एक मैकेनिज्म, एक तरीका मुल्कों के लिए वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं अपना उनका NDC नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने कहा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू कार्बन मार्केट में, थ्रू कार्बन मार्केट। देखो, ये कंसिस्ट करती है 2 कार्बन बेस मार्केट। वन जो है नॉन मार्केट बेस अप्रोच है, जो कार्बन मार्केट जो है ना, कार्बन मार्केट है क्या एक्चुअली? ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है where entity buy one carbon credit to offset their CNG support by projecting their reduce or removing emission. One tradable carbon credit generally equals to 1, एक tradable जो कार्बन मार्केट है ना, कार्बन क्रेडिट है ना, उसका मतलब 1 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और इक्विवेलेंट। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कहाँ समझाऊँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, इसने जो है इतना कार्बन यूज किया है और इतना लिमिट दी गई है कि आप इतना यूज कर सकते हो, इसने ये एक्स्ट्रा यूज कर दिया। दूसरी कंपनी है, उसको जो है इतना लिमिट दिया गया है यूज करने के लिए, इतना लिमिट दिया गया है, लेकिन उसने यूज इतना ही किया है, ये बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ ये इसको बेच देगा, ठीक है, इससे जो है वो कार्बन क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। ये यूज किया हुआ, इसको पेनल्टी ना पड़े, जो है इतना इसने जो एक्स्ट्रा यूज किया वो इससे खरीद लेगा, ठीक है। इसने जो इतना कम यूज किया है ना, उसको इतना पैसा मिला कि नहीं मिला पैसा। अब ये इंकरेज होगा, ये अगले साल और बचाने की कोशिश करेगा और नए ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाएगा, ठीक है, रेन्यूएबल ट्रांजिशन की तरफ जाएगा, रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज करेगा, ताकि वो सोचेगा कि मैं और कम यूज करूं ताकि मुझे और कार्बन मिले, ठीक है, मैं और बेचूं। इसको जो इतना ज्यादा यूज हुआ है, इसको एक्स्ट्रा और खरीदना पड़ा, ठीक है, ये सोचेगा कि मैं भी रिड्यूस करूं, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। इस तरीके से तो है कार्बन मार्केट काम करती है, ठीक है, ठीक है। कार्बन ट्रेडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। मैकेनिज्म क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन, ट्रेडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांसफर मिटिगेशन आउटकम, एमिशन रिडक्शन दैट रिजल्ट्स इनटू द मिटिगेशन एक्शन। देखो, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच टर्म्ड एज जो पेरिस एग्रीमेंट जो क्रेडिट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया गया एक ग्लोबल कार्बन मार्केट, यूज बेस लाइन एंड क्रेडिट मैकेनिज्म, क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, वही मैंने बताया, इंट्रोड्यूस किया गया एक नॉन ब्रेड अप्रोच भी किस तरीके से, एक नॉन मार्केट बेस अप्रोच भी आर्टिकल 6.8 में, ठीक है। नो ट्रेडिंग फॉर एमिशन रिडक्शन इज इन्वॉल्व, नो इन्वॉल्व मोर देन वन पार्टी, ठीक है, इन्वॉल्विंग मोर देन वन पार्टी की, इस तरह की वेरियस चीज़ें यूज़ की गई हैं आर्टिकल 6 में। हम लोग आगे चलते हैं, एक चीज़ पढ़नी थी हम लोगों को, कार्बन फाइनेंसिंग, ना कार्बन फाइनेंसिंग ही पढ़ना था। तो मैंने समझाया ना किस तरह से कार्बन मार्केट काम करती है, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो एक क्रेडिट यूजली 1 टन होता है, ठीक है। कार्बन फाइनेंसिंग न्यूज़ में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है कि एक नया जो कलेक्टिव जो न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल आया है क्लाइमेट चेंज फाइनेंस पे। क्या है ये NCQS, न्यू कलेक्टिव जो है क्वालिफाइड गोल? ये प्रपोज किया गया था एक्चुअली COP21 में फॉर सेटलिंग जो नए क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स हैं जो 2025 के बाद होंगे, इनको सेटल करने के लिए, फॉलोइंग जो अनमेट जो है 100 बिलियन जो अनाउंस किया गया था टारगेट 2019 में डेवलपिंग कंट्री को मिलेगा, वो नहीं मिला,
ठीक है, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। आर्टिकल जो 9 है पेरिस एग्रीमेंट का, आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो है वो मैंडेट करता है डेवलपिंग कंट्री को कि वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियली सपोर्ट, डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देंगे उनको मीट करने के लिए, उनका जो है ट्रांजिशन करने के लिए इकोनॉमीज़ को फॉसल से नॉन फॉसल में। क्या है ये क्लाइमेट फाइनेंस? ये एक लोकल, नेशनल या ट्रांजिशनल फंडिंग है फ्रॉम पब्लिक, प्राइवेट या अल्टरनेटिव सोर्सेज से, जिस तरीके से ये क्लाइमेट रिलेटेड जो चेंजेस हो रही हैं उनको, उनसे कैसे बचा जाए, उनको कैसे अडॉप्ट किया जाए, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे रहा जाए। पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से, उनको अब वैसे ट्रांजिशन करने के लिए फाइनेंस भी तो चाहिए ना। कुछ की फैक्ट देखते हैं हम क्लाइमेट फाइन। 90% जो का जो क्लाइमेट का जो फाइनेंसिंग है वो मिटिगेशन एक्शन में जाता है यूएनडीपी के अकॉर्डिंगली, कि 90% पैसा जो है हम लोगों किस तरह जो जो तबाही इन्वायरमेंट की हो चुकी है उससे कैसे बचें। 94% जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है या तो वो डेप्ट है या इक्विटी है, मतलब रिटर्निंग सीकिंग है, रिटर्न सीकिंग है। या तो वो कर्जा दिया गया है या इक्विटी है या कोई शेयर है, मतलब वो पैसा वापस देना होगा। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ये कहता है 94% कर्जा देकर, तो इस तरीके से थोड़ी होगा। अब लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल जो फाइनेंस मैकेनिज्म है यूएनएफसीसी, एस्टैब्लिश हुआ था COP 27 में, जो इजिप्ट में हुआ था शर्म एल शेख में, और ऑपरेशनलाइज हुआ था COP 28 में। लॉस एंड डैमेज फंड क्या? दुबई प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियली असिस्टेंस कंट्रीज को जो वल्नरेबल कंट्रीज है, ठीक है, टू कंट्रीज, असिस्टेंस टू कंट्रीज वल्नरेबल कंट्रीज, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड यूएई प्रोवाइड करेगी पैसा उन कंट्रीज जो वल्नरेबल। ग्रीन क्लाइमेट फंड है एक, ये क्या है? ये एस्टैब्लिश हुआ था COP 16 में 2010 में, कि डेवलप कंट्रीज जो हैं $100 बिलियन इकट्ठा करेंगे हर साल बाई 2010 से 20 तक, सपोर्ट करने के लिए इन डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपने एनडीसीज वो भी रियलाइज कर पाएं और वो भी अपना दें। लेकिन उसके लिए इकोनॉमी ट्रांजिशन भी तो करनी है ना। अब हम लोग जो है रेन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे, तभी तो हम 45% का टारगेट इंडिया मीट कर पा रही है। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होता, हम जो है कोल से ही बिजली आज भी प्रोड्यूस कर रहे थे अपनी एनर्जी रिसोर्सेज, हम ट्रांजिशन ही नहीं कर पाते, हम ईवीज ही ना ला पाते, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम जो है और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज, हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन ही ना प्रोड्यूस कर पाते। इन सब को करने के लिए हमारे पास फाइनेंसेस थे ना। यही फाइनेंसिंग जो है वल्नरेबल कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए, उनको अपनी इकोनॉमीज को ट्रांजिशन करने के लिए, ये सारे इनिशिएटिव करने के लिए, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नेट जीरो अचीव करने में। इसके लिए डेवलप कंट्रीज से पैसा लेना होगा, जिन्होंने ज़्यादातर कंट्रीब्यूट किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से करते आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा दे। देखो ना, 300 साल पहले अमेरिका में अगर इंडस्ट्री सेटअप हो कोई थी, अफ्रीका में आज भी नहीं हुई इंडस्ट्री सेटअप, वो आज ही क्यों नेट जीरो अचीव करें, जबकि ये डेवलप हो चुके हैं अच्छे खासे, तो इनको वो पैसा भी तो देना चाहिए ना। एडाप्टेशन फंड है तीसरी, जो 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी फाइनेंस करने के लिए एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो पार्टी जो क्योटो प्रोटोकॉल में 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी। पैसा दो, एडेप्टिव जो प्रोजेक्ट लॉन्च करो, प्रोग्राम्स डेवलपिंग कंट्रीज में, रिसीव 5% शेयर ऑफ जो प्रोसीडिंग इन एनी न्यू मार्केट बेस्ड यूएनएफसीसी में एस्टैब्लिश इन आर्टिकल 6। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ये भी 2001 COP 7 में हुई थी, कि फाइनेंस प्रोजेक्ट ऑन एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एटसेट्रा। चीज़ें तो भेजो, टेक्नोलॉजी को तो ट्रांसफर करो। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF के द्वारा जो है फैसिलिटेट की जाती है। लीस्ट डेवलप कंट्री फंड एस्टैब्लिश, ये भी 2001 में हुई थी। लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है पार्टीज, उनको जो है नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये सारी हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देना चाहिए, उनको अडाप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उनको ट्रांजिशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये वेरियस चीज़ें थी। कुछ खासा जो है ना पैसा मिला है, ना कोई बड़ी बड़ी बातें करके हर साल चले जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। फिर है क्या ये, हमने ये इधर 2-3 बार देखा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये देखो GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, क्या है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी? न्यूज़ में था कि 67 जो है GEF काउंसिल ने अप्रूव किया है 736.4 मिलियन की फंडिंग।
क्या है की आउटकम, देखो फंडिंग जो है वो मोबिलाइज की जाएगी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फ्रॉम जो GEF ट्रस्ट फंड है, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री फंड है, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, जो टुगेदर मिलकर पार्ट है GEF फैमिली का, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के पार्ट है जो, ये सारी जो है फंडिंग इकट्ठा करेंगे, ये वेरियस ट्रस्ट लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, ये वेरियस फंड बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, और इंक्लूड करेंगी प्रोजेक्ट जैसे ग्रेट ग्रीन वॉल है, सस्टेनेबल जो है सिटीज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ऐसे लॉन्च करेगी प्रोग्राम्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज में। GGW जो है ग्रीन, जो ग्रेट ग्रीन वाल है, दीवार जो है, वो फोकस कर रहे हैं रिस्टोरिंग लैंडस्केप और इकोसिस्टम, जो साहिली रीजन है अफ्रीका का। देखो सहारा डेजर्ट जो है ना वो क्लियरली डेजर्टिफिकेशन जो है एक्सपैंड कर रहा है नॉर्थ से, तो इस तरीके से यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे वेरियस, ठीक है। ग्रीन वॉल, आप यूट्यूब पे जो है ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में अगर सर्च करोगे तो आपको वीडियोस बेशुमार मिलेंगे, ताकि ये जो डेजर्टिफिकेशन है ये यहीं तक रुक जाए। SCIP जो सस्टेनेबल सिटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये 20 कंट्री प्रोग्राम है जिसको एम है कि एक अर्बन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे शहर बनाए जाएं जो लेस एनर्जी कंजप्टिव हो, ठीक है, ओके। इंक्लूडिंग ऑल्सो इंक्लूड 2 इंडियन प्रोजेक्ट्स, इसमें 2 इंडियन प्रोजेक्ट भी, इनहेंसिंग द कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ को जो है किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है और इन्हेंस किया जा सकता है, किस तरीके से जो है सस्टेनेबली हम बायोडाइवर्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपना जो उनका कमिटमेंट है कि वो जो कमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट है उसको अचीव कर पाए। एक इंडिया का ये था। दूसरा है कोहैबिट जो है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है, जो वेटलैंड फॉरेस्ट है, ठीक है, और ग्रासलैंड से उनको बचाया जाए, ताकि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, जो बर्ड स्पीशीज जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, है ना, फ्लाई वे इन इंडिया, वो जो है उनकी हैबिटेट ना लॉस हो। तो कोहैबिट एक चीज़ है। दूसरा क्या है, इनहेंस ऑन कंजर्वेशन जो है, इनहेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो अपना कमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसको मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और क्या है, और है द प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय UNDP, ये UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किए गए, अलॉन्ग विद किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंडिया में। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं GIF के साथ। क्या है ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, देखो ये पार्टनरशिप है 18 एजेंसीज की, दुनिया के जो वर्ल्ड के जो मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज है ना, उनके साथ डील करने के लिए। 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी ड्यूरिंग एन एव ऑफ जो है रियो डी जेनरियो, जब अर्थ समिट हुई थी 1992 में, पूरी दुनिया मिली थी बात करने के लिए बैठ के कि इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। तब जो है ये भी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को जो है वो लॉन्च किया गया था। गवर्नेंस जो है, जो GEF है, काउंसिल है, वो मेन गवर्निंग बॉडी है, ओके। तो ये सारी आज डिस्कशंस थी, हम अभी और करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में। न्यूज़ में क्या था, 46 जो एंटार्क्टिक जो ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग होती है और 26वीं जो है कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो कंक्लूड होती है इंडिया में। और क्या था न्यूज़ में कि दीज वर होस्टेड बाय जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च है और मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा ये होस्ट की गई थी, इन तीनों के द्वारा। अब NCPOR जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर और ओशनिक रिसर्च जो है, ओशन रिसर्च जो है वो एस्टैब्लिश की गई है एज ए ऑटोनोमस एक रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन 1998 में, एक ऑटोनोमस आज़ाद मेजर जो करेगी, डिसीजन लेगी, रेजोल्यूशन बनाएगी और अडॉप्ट करेगी जो एंटार्क्टिक ट्रीटी थी उसके रिलेटेड। एट द एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है कंसल्टेटिव मीटिंग
जो गिविंग अफेक्ट टू जो प्रिंसिपल है अंटार्कटिक ट्रीटी के, उसको जो है लागू करने के लिए। क्या है ये अंटार्कटिक ट्रीटी? देखो ये साइन की गई थी वाशिंगटन में 1959 में 12 मुल्कों के द्वारा, और फोर्स में आई थी 1961 में। इनिशियली 12 कंट्रीज वेर इन दिस। ठीक है, अब क्या है, ये जो है ये कहती है कि आउट ऑफ जो 57 आउट ऑफ विच 29 आर कंसल्टेटिव पार्टी, जो मतलब जो डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, 57 में से 29। अब इंडिया जो है वो भी एक कंसल्टेटिव पार्टी है सिंस 1983, मतलब पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। और एप्लीकेबिलिटी जो एरिया है कौन कौन सा अंटार्कटिक ट्रीटी में आता है, जो 60 डिग्री से नीचे, 60 डिग्री लैटिट्यूड से, एरिया जो साउथ में है 60 डिग्री और जो है साउथर्न लैटिट्यूड से। कुछ की प्रोविजन है, अंटार्कटिका जो है ना शैल बी यूज्ड, ये सिर्फ एक पीसफुल पर्पजेज के लिए यूज होगा। ठीक है, फैसिलिटेट करेंगे कि इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन इन अंटार्कटिका, सब लोग मिलजुल के साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करनी है, कुछ और चीज़ें करनी है, बस पीसफुल पर्पजेज के लिए ही होएगा। किसी तरीके का वहाँ जाके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वहाँ पे जाके डिस्पोज नहीं किया जाएगा, कोई मिलिट्री जो है इन अंटार्कटिका में डिप्लॉय नहीं की जाएगी। अदर एफर्ट्स जो सेफ गार्ड करने के लिए अंटार्कटिका, कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील, एक एनिमल है, अंटार्कटिक सील को कंजर्व करने के लिए ये ट्रीटी थी 1972 में, कन्वेंशन थे। फिर कन्वेंशन जो थी कंजर्वेशन जो अंटार्कटिका की, वहाँ मरीन लिविंग रिसोर्सेज है, जो जिंदा चीज़ें हैं जो वहाँ के पानी में रहती हैं, 1982 में इंडिया ने भी इसको रेक्टिफाई किया था उनको बचाने के लिए। और प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी, जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है, 1991 में इंडिया ने इसको साइन किया। तो ये वेरियस अंटार्कटिका रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में हमने देखा, ठीक है, कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होगा, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन मुल्कों के साथ, किसी तरह का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पे नहीं डिस्पोज किया जाएगा, किसी तरह की फौज वहाँ पे जाके तैनात नहीं की जाएगी, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं की जाएगी अंटार्कटिका पे। तो पूरा वर्ल्ड का जो है ओनरशिप है, किसी सिंगल पर्सन की ओनरशिप जो कंट्री की नहीं है अंटार्कटिका पे। इंडिया के जो अंटार्कटिका इनिशिएटिव वो क्या है, रिसर्च स्टेशन, जो दक्षिण गंगोत्री है 1983 में जो है पहला रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। ठीक है, पहला 1983 में। करंटली जो ऑपरेशनल है वो है माइत्री 1989 का, और भारती जो 1912 का, और माइत्री 2 जो है वो अनाउंस किया गया है ATCM में 46, जो अंटार्कटिका ट्रीटी जो है काउंसिल है वहाँ पे। ठीक है, पहला था दक्षिण गंगोत्री, करंटली जो है वो माइत्री जो 1989 में, और भारती जो है 2003 में। ये है वहाँ पे अभी हमारे जो है रिसर्च स्टेशन। अंटार्कटिका एक्ट रीफ्रेमिंग ट्रीटी कमिटमेंट, इंडिया ने अंटार्कटिका एक्ट जो है लागू किया था, कि इस ट्रीटी को जो है के कमिटमेंट को लेके जो इनेक्ट किया गया था 2022 में। ओके, तो ये इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए। ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में ये था, न्यूज़ में था, हम जनरली उसके अराउंड जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाहते थे, उनके रिलेटेड भी। बाकी जो इनिशिएटिव न्यूज़ में है वो है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, CTCN। क्या है ये? CTCN की जो है उसकी 10वीं एनिवर्सरी थी। तो ये क्या है? CT क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर और नेटवर्क, हेडक्वार्टर इसका कोपाहेगन में है जो डेनमार्क में। एस्टैब्लिश किया गया था 2014 में। जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क है कोपाहेगन डेनमार्क में, ये एस्टैब्लिश किया गया था 2014 में। किसके लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या? आर्म ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको इम्प्लीमेंट करने, इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन आर्म। ठीक है, एक तरीके का बाजू है जो टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का, UNFCCC का जो है टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म, उसका एक किस्म का आर्म है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर, उसके मिल के काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ होस्टेड, ये किसके? यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इसके द्वारा होस्ट किया जाता है। ये प्रमोट करता है किस तरीके से जो इन्वायरमेंटल जो है साउंड टेक्नोलॉजी, जो लो कार्बन या क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट है एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्लेट बनाई है, सोलर प्लेट, जो ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी को रिस्टोर करता है और बेटर एफिशिएंटली इसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, या जैसे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं। अब ये बेहतर एनर्जी को जो है ये इनकी मदद से जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, जो है ट्रांसफ़र करने के लिए,
ये टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक साउंड टेक्नोलॉजीज़ को जो कम कार्बन और क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो ये काम करता है। दूसरा है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने अनवील किया है क्लाइमेट प्रॉमिस 2005, एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। क्या है ये? एक वो इनिशिएटिव है जो मदद करेगा जो डेवलपिंग गरीब मुल्क हैं या जो डेवलप हो रहे हैं उनके क्लाइमेट एक्शन में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफर ऑफ सपोर्ट है। डेवलपिंग कंट्री की मदद की जा रही है ताकि वो भी अपने जो है नेशनली जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है, उसको इन्हेंस कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। हर पार्टी जो है जो पेरिस एग्रीमेंट को है, ईच पार्टी टू पेरिस एग्रीमेंट, उसको रिक्वायर्ड है कि वो एस्टेब्लिश करे एनडीसी, जो हमने ऊपर पढ़ा है। जो भी पेरिस एग्रीमेंट में जो पार्टी है पेरिस में, वो पेरिस एग्रीमेंट में जो है एनडीसी को इम्प्लीमेंट करेगी अपनी कंट्री में, ट्रांजिशन करेगी अपनी इकोनॉमी, जिसमें इंक्लूड होते हैं टारगेट, किस तरह से मिटिगेट करने हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, अडाप्ट करना है नई क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, ड्रॉट, फ्लडिंग, ये वेरियस चीज़ हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्रेश वाटर खत्म हो रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी, और इन चीज़ों को अब क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 जो है उसका एम है कि वो अलाइन करेगा नेक्स्ट जनरेशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी जो है इस फोल्ड में लाएगा, उनकी हेल्प करेगा। जो गोल है 2015 का पेरिस क्लाइमेट एक्शन एग्रीमेंट जो है, क्लाइमेट पेरिस जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, तो हेल्प करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को रियलाइज़ करने के लिए उनके एनडीसी। नेक्स्ट है ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। ये यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 2 टूल्स, न्यू ग्रीनिंग जो है कैरिकुलम गाइडलाइन, और न्यू ग्रीन जो है स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड अंडर ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। क्या है ये ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप? ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें 80 मेंबर स्टेट्स और सपोर्ट कंट्रीज जो है वो टैकल करेंगी क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज से वेरियस क्राइसिस आ रहे हैं, और इसमें जो बड़ा क्रिटिकल रोल है एजुकेशन का भी, वी हैव टू एजुकेट आवर जनरेशन। तो नई सीजीसी, नई जो ग्रीनिंग एजुकेशन जो है ना, न्यू सीजीसी मतलब नए ग्रीन कैरिकुलम जो गाइडलाइंस है, एक प्रैक्टिकल मैनुअल प्रोवाइड किया गया है पहली बार कॉमनली अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्लाइमेट एजुकेशन शुड कंसिस्ट ऑफ कैसे कंट्रीज जो है मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंट टॉपिक्स जो है वेरियस कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में जो है लोगों के बच्चों के स्कूल्स में जो है ऐड करेंगे, ताकि पीपल विल नो व्हाट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट आर, हाउ दे कुड बी टैकल्ड, हाउ वी शुड अडॉप्ट। तो ये नई जो गाइडलाइंस है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कैसे क्रिएट किए जाए ग्रीन स्कूल्स, ठीक है, वैसे ही एक्शन ओरिएंटेड जो है अप्रोच के साथ। नेक्स्ट है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, सीपीआई ने रिलीज किया है रिपोर्ट, रिलीजेस ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2014 ड्यूरिंग जो है यूएनएफसीसी की जो है COP29 के दौरान जो है ये रिपोर्ट रिलीज की गई है। ग्लोबल जो है पॉलिसी इनिशिएटिव वो रिलीज करती है ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। क्या है सीपीआई? ये एक इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विद डीप एक्सपर्टीज, किस तरह से फाइनेंस होगी और कैसे पॉलिसी मेकिंग होती है। ये फाउंड हुई थी 2009 में, बनी थी सपोर्ट करने के लिए नेशंस को वो बिल्ड करें अपना क्लाइमेट लो कार्बन इकोनॉमीज, जहाँ कम से कम कार्बन की एमिशन होगी, और डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें इफेक्टिव क्लाइमेट, एनर्जी और लैंड यूज़ पॉलिसीज। इनको डेवलप करने के लिए हेल्प करेगी, ठीक है, सपोर्ट करेगी कंट्रीज़ को कि वो किस तरह से बना सकते हैं एक लो कार्बन इकोनॉमी जहाँ कम से कम कार्बन की एमिशन होगी, ठीक है। कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ इफेक्टिव टेक्निक जिसे क्लाइमेट, एनर्जी और लैंड यूज़ पॉलिसीज़ बना सकते हैं टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज। कुछ की फाइंडिंग इस रिपोर्ट्स की अगर हम देखें हैं तो वो ये है, जो क्लाइमेट फ्लो है आर लाइकली टू हैव सप्रेस्ड $1.5 मिलियन जो है 1 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर्स इन 2023, और विद की इंक्रीज इन रेन्यूएबल एनर्जी एंड लो कार्बन फॉसिल फ्यूल का जो इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर का जो फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एनुअली सिंस 2020 से। जो है फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई है, और कंज्यूमर का जो है, और कंज्यूमर के लिए जो सब्सिडीज़ है फॉसिल फ्यूल में वो भी इंक्रीज हुई है, ये इसने कहा है, ठीक है। 2 फाइंडिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट फ्लो लाइकली टू हैव सप्रेस्ड, ठीक है, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट। एक और है साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, SBTI। क्या है?
क्लाइमेट एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने ये वॉइस रेज की है कंसर्न्स रिगार्डिंग एसबीटीआई डिसीजंस कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कि अलोक एक कंपनी कि वो अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो अपसेट कर सकते हैं फ्रॉम देयर वैल्यूशन। कैसे? अबाउट एसबीटीआई जो है एक कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो इनेबल करती है बड़ी बड़ी कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वर्ल्ड वाइड कि वो किस तरीके से जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं, जो क्राइसिस आ रही हैं, उससे कैसे लड़ सकते हैं। ये डेवलप करती है कुछ स्टैंडर्ड, कुछ टूल्स, कुछ गाइडलाइंस, ये कॉर्पोरेट जो क्लाइमेट टारगेट्स है इनको मीट करने के लिए। ये इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एज ए चैरिटी। अब एसबीटीआई पार्टनर का इंक्लूड होता है क्लाइमेट जो डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्बैट है, वी मीन बिजनेस कोलेशन, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड वाइड जो है, फंड फॉर नेचर भी है इसमें। एक और चीज़ पढ़ते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये क्या है ये NCICS? ये एक कंसेप्ट ये 2012 में बना था। ये ऑपरेट करता है, इट इज़ ऑपरेटेड बाई जो इसरो के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, इंडिया का, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से जो है लड़ने के लिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है जनरेट करना और डेसिमेशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया या बाकी जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, जो इंडिया की है ना डिराइव, जो इंडियन और बाकी जो अर्थ को जो ऑब्जर्व करते हैं, जो सैटेलाइट जो स्पेस में हैं, जो क्रूशल हैं फॉर करेक्टरिस्टिक्स अर्थ के क्लाइमेट को जानने के लिए, ठीक है, जनरेट करना और कैसे उनको खत्म करना लॉन्ग टर्म, ठीक है। नाउ इनका एम है कि एनहेंस करेंगे पार्टिसिपेशन, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो मिलाएंगे, ठीक है, ताकि एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज जो रिलेटेड चैलेंजेस हैं मल्टी डिसिप्लिनरी जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। इंटरनेशनल जो है ये क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर असेंशियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन आर्टिक। जो इंटरैक्ट है ये एक प्रोजेक्ट है, एक लार्ज नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशंस जो हैं जो फोकस करते हैं किस तरह आर्टिक और उसके सराउंडिंग एरियाज पे, ठीक है। इंटरैक्ट एक प्रोजेक्ट, इंटरैक्ट है क्या? ये एक रिसर्च स्टेशन हैं जो स्प्रेड है अक्रॉस बहुत सारे वेरियस कंट्रीज में, इंक्लूडिंग यूरोप, रशिया, US, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फेरोले आइलैंड एंड स्कॉटलैंड में जो है ये रिसर्च स्टेशन है। प्रोजेक्ट जो है वो फंडेड है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव है बिल्ड करनी है कैपेसिटी, आइडेंटिफाई करना है, समझना, अंडरस्टैंड करना है, प्रिडिक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है जो डाइवर्स अलग अलग तरह के इन्वायरमेंटल चैलेंज आ रहे हैं थ्रू आउट जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो इन्वायरमेंटल और लैंड यूज़ जो इवॉल्व हुई है आर्टिक के अराउंड जो है, उनको आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना और प्रिडिक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना है बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट द वाइड इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंटल और लैंड यूज़ जो हो रही है आर्टिक में उसके अराउंड। तो इंटरैक्ट जो है किससे रिलेटेड है? आर्टिक रिलेटेड है। ये एक प्रोजेक्ट है जो EU के तरफ फंडिंग किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल जो है इम्पैक्ट और लैंड यूज़ जो है इवॉल्व हुई है आर्टिक की, ठीक है। आर्टिक समझते हो ना, ठीक है। ये तो छोड़ो यार, माय बैक।